तो दोस्तों लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास चॉइसेस ना हो। फॉर एग्जाम्पल जब आप सुबह सोकर उठते हो तभी आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो आप सोते रहो अपने सपनों को एंजॉय करते रहो, या उठो और उन सपनों के ऊपर काम करो। उम्मीद करता हूं कि आप दूसरी वाली चॉइस ही चुनोगे। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है जनवरी 7, 2019 और डे है मंडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपसे पूछ रहा है भूमि राशि पोर्टल के बारे में। अभी भारत सरकार ने भूमि राशि पोर्टल को लॉन्च किया था। आपको बताना है इनमें से भूमि राशि पोर्टल का मेन पर्पस क्या है। आपके ऑप्शंस है ए टू आइडेंटिफाई लैंड एरियाज विद हायर फर्टिलिटी सॉइल यूजिंग साइंटिफिक डेटा। जो लैंड एरिया है जिनमें जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उनको आइडेंटिफाई करना साइंटिफिक डेटास की मदद से। दूसरा ऑप्शन है बी वाला, टू फैसिलिटेट लैंड एक्विजिशन प्रोसेस फॉर हाईवे प्रोजेक्ट्स मोर ट्रांसपेरेंट। जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस होता है हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, जो लैंड को एक्वायर किया जाता है, उस चीज़ को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, उसके फैसिलिटेशन के लिए यहाँ पे भूमि राशि पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सी आपके लिए ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई लैंड विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाउन वाटर फॉर प्रॉपर इरिगेशन। उस लैंड को आइडेंटिफाई करना जहां पे ग्राउंड वाटर का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन। और डी वाला ऑप्शन है टू क्रिएट एन इंटरफेस प्लेटफॉर्म वेयर फार्मर्स कैन सी द प्राइस डिटेल्स ऑफ वेरियस एग्री कमोडिटीज इन द मार्केट। तो जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। तो आज का डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि न्यूज़ आर्टिकल बहुत ज़्यादा और मुझे आपके साथ बेसिक्स भी उतने ही सारे डिस्कशन में लेने हैं। खासकर पॉलिटी के अंदर हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में डिस्कशन लेंगे, सीबीआई के बारे में डिस्कशन लेंगे, विप के बारे में डिस्कशन लेंगे। इसके साथ साथ आधार एक्ट पढ़ेंगे, जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं, यहाँ पे कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें आई हैं जहाँ पे हम लोग यहाँ पे हियासिंथ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 पे। आज जो आपको पहली खबर मिलती है वो आधार कार्ड से रिलेट करती है। आधार कार्ड वाला जो एक्ट है उसके अंदर भी रिसेंटली अमेंडमेंट भी आए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने हमें याद दिलाया था कि जो आधार कार्ड है या जो आधार एक्ट है वो राइट टू प्रिवेसी को ब्रीच नहीं करता है, बट उसके अंदर कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके अंदर बदलाव लाने की हम लोगों को जरूरत है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड जोड़ना या सिम कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड लेकर जाना, ये सब चीजें जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने वॉलंटरी कर दिया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जब आप लोग पैन कार्ड अप्लाई करोगे तब आधार कार्ड की जरूरत है, और जब आप अपनी आईटी रिटर्न्स फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हो, उस समय पर आधार कार्ड की जरूरत होती है। आज जो न्यूज आई है वो ये है, जो हमारे आईटी एंड लॉ मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने बोला है आधार एंड ड्राइविंग लाइसेंस में बी लिंक्ड। तो आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पे अब लिंक किया जाएगा। ये बोल रहे थे 106th इंडियन साइंस कांग्रेस के अंदर। मैंने आपको बताया था जो इंडियन साइंस कांग्रेस हो रही है इस बारी यहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे एक टाइम कैप्सूल को भी नीचे डाला गया है। याद आ रही है वो सारी की सारी चीज़ें। और इंडियन साइंस कैप्सूल की जो यहाँ पे टैगलाइन थी वो क्या थी? टैगलाइन थी फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर बोल रहे थे, इन्होंने बोला कि यहाँ पे आधार कार्ड को हम लोग बहुत ही जल्द मैंडेटरी करने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक कर देंगे। अब देखो ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के कहीं ना कहीं खिलाफ जा रहा है और देखेंगे इसके आगे जाके सुप्रीम कोर्ट क्या लेकर आएगी। इन्होंने बोला था कि जो आधार का जो लिंकेज है उसने बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाए हैं। कैसे? सबसे पहली चीज़ देखो, आप लोग बाकी सारी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका आप अपना नाम बदल के उनको ब्रीच कर सकते हो, पर आधार कार्ड में आप क्या करोगे? नाम बदल सकते हो पर अपना बायोमेट्रिक चेंज नहीं कर सकते, अपना इरेस स्कैन चेंज नहीं कर सकते, आप लोग अपने फिंगरप्रिंट चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अगर उसे लिंक कर दिया जाएगा तो जितने ज़्यादा ट्रैफिक लॉस को यहाँ पे ब्रीच किया जाता है, ट्रैफिक लॉस को तोड़ा जाता है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक लॉस को यहाँ पे तोड़ देते हैं, फिर उनको अगर आइडेंटिफाई किया जाता है तो उनका कभी नाम गलत होता है, एड्रेस गलत होता है, डिटेल्स गलत होती हैं। तो अगर वो आधार कार्ड से यहाँ पे जुड़ जाएगा तो आप नाम तो बदल सकते हो पर बायोमेट्रिक, इरेज स्कैन और फिंगरप्रिंट आप लोग कैसे बदलोगे? यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी ने बोला कि डिजिटल प्रोफाइल ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आधार कार्ड है। 123 करोड़ इंडियंस के पास यहाँ पे आधार कार्ड है, 121 करोड़ के पास मोबाइल फोन्स हैं, 44.6 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं हमारे देश के अंदर और 56 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। और यहाँ पे आप देखोगे
51% ग्रोथ हमें ई कॉमर्स वाले सेक्टर के अंदर भी देखने को मिली है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी ने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर बताई थी। हम लोगों ने यहाँ पे आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ बातें करी, तो पेज नंबर 11 पे भी एक आधार कार्ड से रिलेटेड ही एक चीज़ आई है, छोटा सा आर्टिकल है, उसको भी साथ में कवर कर लेते हैं। यहाँ पे अरुण जेटली जी ने भी कुछ बातें कही हैं आधार कार्ड से रिलेट करते हुए। उन्होंने बोला है कि आधार कार्ड जब से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में आया था उसके बाद से अब तक आधार कार्ड ने 90,000 करोड़ रुपए की सेविंग करी है। और ये जो 90,000 करोड़ रुपए की जो सेविंग है ये 3 गुना ज़्यादा अमाउंट है आयुष्मान भारत के यहाँ पे कॉर्पस से, जो अमाउंट हम लोगों ने आयुष्मान भारत के लिए रखा हुआ है। अब यहाँ पे आधार कार्ड की वजह से सेविंग कैसे हुई? हम लोग आधार कार्ड लेकर आए, देखो सेकंड वाले पॉइंट पे गौर देना, यहाँ पे जो डुप्लीकेट बेनिफिशियरीज हैं वो कम हो गए, जो नॉन एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज हैं उन्हें डिलीट कर दिया गया, फेक बेनिफिशियरीज जो थे उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया। यहां पे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का भी जिक्र आया जिसका नाम है डिजिटल डिविडेंड रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर करता है इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया था कि इंडिया सेव कर सकता है 77,000 करोड़ रुपीस हर साल अगर इंडिया यहां पे आधार कार्ड का इस्तेमाल और ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा। यहाँ पे अरुण जेटली ने बोला है कि पिछले 28 महीनों के अंदर 122 करोड़ आधार नंबर हैड बीन इशूड, जो कि कवर करते हैं 99% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन अबव द एज ऑफ 18। यहाँ पे पहल बेनिफिशियरीज, उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के बारे में बात हुई, जिनको यहाँ पे फ्री कुकिंग गैस प्रोवाइड की गई, सब्सिडीज प्रोवाइड की डीबीटी की मदद से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से, और यहाँ पे बैंक अकाउंट को लिंक कर दिया गया था आधार कार्ड से, तो डायरेक्टली जो पैसे हैं वो बैंक अकाउंट में पहुंचने लगे थे। और जो यहाँ पे मिडल मैन थे उनको भी यहाँ पे डिलीट कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। साथ ही यहाँ पे बात हुई कि 58.24 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को भी यहाँ पे लिंक कर दिया गया है। एमजी नरेगा जो हमारी स्कीम है इसके बारे में भी कल परसों हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन ली थी, इसके अंदर भी आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया है जिससे सही समय पर जो चीज़ें हैं, जो पैसे हैं वो उनके अकाउंट में पहुंच सके। और भी बहुत सारे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है जिनके अंदर आधार कार्ड को जोड़ लिया गया है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तो पहले ही यहाँ पे 21 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स को आधार कार्ड से अटैच करा ही लिया है। अरुण जेटली जी का ये कहना है कि 63.52 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैड बीन लिंक्ड विद द यूनिक आइडेंटिटी एज ऑफ दिसंबर 15, 2018। और यहाँ पे जो सब्सिडी का जो ट्रांजैक्शन है वो भी अप्रोक्सीमेटली 425 करोड़ रुपीस के आसपास का है। और टोटल सब्सिडीज जो अभी तक आधार से यहाँ पे ट्रांसफर की गई हैं वो 1,69,868 करोड़ रुपीस की हैं। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे खबर आई है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन गई है। कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी, 2 सीटें यहाँ पे बीएसपी से ली और 1 सीट यहाँ पे एसपी से ली। पर उनको भी यहाँ पे मेजॉरिटी प्रूव करनी है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और उसके अंदर उन लोगों ने अब क्या इशू किया है? व्हिप इशू किया है। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है हमारी फ्लोर टेस्ट इन एमपी असेंबली टुडे, कांग्रेस इश्यूज व्हिप। तो बड़ा सवाल ये आता है यहाँ पे व्हिप क्या होता है? देखो यहाँ से सवाल निकलेंगे। व्हिप क्या होता है? व्हिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी इंडियन पॉलिटी का। व्हिप एक ऑफिशियल पर्सन होता है जिसको यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है। मेन काम क्या होता है व्हिप का? मेन काम होता है यहाँ पे जो उनके हाउस के मेंबर हैं, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में डिसिप्लिन रखना, यहाँ पे उनकी अटेंडेंस देखना कि हमारी पार्टी के लोगों की जो अटेंडेंस है वो सही मात्रा में है या नहीं। जो भी यहाँ पे पार्टी का जो लीडर होता है, जो कोई इंफॉर्मेशन देता है अपने बाकी सारे लोगों को पहुंचाने के लिए, उसमें भी यहाँ पे इंटरमीडिएरी चैनल का काम यहाँ पे व्हिप करता है। व्हिप को अपॉइंट किया जाता है पार्टी द्वारा, इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको असिस्टेंट फ्लोर लीडर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। व्हिप का मेंशन ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही किसी स्टैट्यूट में है, ना ही यहाँ पे किसी लॉ के अंदर हुआ है। व्हिप बेसिकली पार्लियामेंट्री कन्वेंशन की वजह से आया है जो पीछे से चला आ रहा है। तो व्हिप का जो ओरिजिनेशन है वो कॉलोनियल ब्रिटिश रूल के अंदर हुआ था और उसके बाद धीरे 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 व्हिप की जो प्रोमिनेंस है वो बढ़ती चली गई। अब यहाँ पे जो व्हिप जिस तरीके के ऑर्डर इशू करता है, बताता है पार्टी के मेंबर्स को कि आपको इस तरह वोट डालना है, इस जगह पे वोट डालना है, आपको इस तरफ वोट डालना है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे व्हिप बताता है। अगर कोई भी यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्टी व्हिप की बात नहीं मानता है, या जो भी व्हिप ने यहाँ पे जो पार्टी के लीडर है उनकी बात कन्वे करी है उस बात को नहीं मानता है, तो एज पर द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं, वो पार्टी का मेंबर यहाँ पे अपनी सीट ऑफ द पार्लियामेंट भी खो सकता है।
तो ये चीज़ें थी यहाँ पे विप के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। बात हो रही है यहाँ पे पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पे नाम दर्ज होने वाला है पोलावरम प्रोजेक्ट का। नाम किस लिए दर्ज हो रहा है? देखो, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और जो हमारा इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसका भी इंपॉर्टेंट पार्ट है पोलावरम प्रोजेक्ट। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा है और एक समय में, एक टाइम पे, एक दिन में सबसे ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल करने वाला हाईएस्ट लेवल ऑफ यूजेज ऑफ कंक्रीट यहाँ पे देखने को मिला है पोलावरम प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पे गिनीज बुक वाले लोग भी आए हुए हैं जो कि ड्रोन की मदद से सारी की सारी चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड डिटेल लेंगे पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में। पोलावरम प्रोजेक्ट एक अंडर कंस्ट्रक्शन मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है। कौन सी नदी के ऊपर है? गोदावरी नदी के ऊपर पड़ता है, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर। इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का भी स्टेटस यूनियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली दिया था और यहाँ पे इसके रिजर्वायर्स छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर भी हैं और ये शायद सबसे आखिर का प्रोजेक्ट होने वाला है जिसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस मिल चुका है। साथ ही हमारे देश में चल रहा है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर आता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो वाटर डेफिसिट रिवर्स हैं उनके अंदर हम लोग पानी डाल रहे हैं सरप्लस वाटर वाली रिवर्स से। खासकर जो हमारी हिमालयन रिवर्स होती हैं वो बहुत ही सरप्लस होती हैं और जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पानी होता है सिर्फ और सिर्फ मानसूनल टाइम पे ही आता है, तो हिमालयन रिवर से यहाँ पे काम हो रहा है कि पेनिनसुलर रिवर के अंदर हम लोग जो पानी है उसे ट्रांसफर कर देंगे। अब जो पोलावरम प्रोजेक्ट है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के केस में यहाँ पे जो गोदावरी नदी है वो एक सरप्लस नदी है और जो कृष्णा रिवर का जो बेसिन है वो एक डेफिसिट वाला है। तो यहाँ पे गोदावरी नदी से पानी कृष्णा नदी के ऊपर भी डालने में मदद होगी पोलावरम प्रोजेक्ट की मदद से। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। देखो, हम लोग पहले भी वाटर हियासिंथ के बारे में डिस्कशन ले चुके हैं। आज पेज नंबर 5 पे एक और तस्वीर हम लोगों को देखने को मिली है। न्यूज आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे स्प्रेडिंग मेनेंस वाटर हियासिंथ ने जो चिलावनुर लेक है, कहाँ पड़ती है? लेक पड़ती है कोची के अंदर, उसको चारों तरफ से घेर लिया। आप देख सकते हो, आपको जो ये जमीन सी दिखाई दे रही है वो असलियत में एक पॉन्ड है जिसके ऊपर वाटर हियासिंथ जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है उसने यहाँ पे कब्जा जमाया हुआ है। यहाँ पे पहले 16 चाइनीज फिशिंग नेट्स का इस्तेमाल होता था पर आज की डेट में सिर्फ 4 ही फिशिंग नेट्स का इस्तेमाल होता है। जहाँ भी ये वाटर हियासिंथ कब्जा कर लेता है वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती और वाटर बॉडी भी बहुत ज़्यादा थ्रेट के अंदर आ जाती है। इसी के साथ कुछ डिटेल ले लेते हैं वाटर हियासिंथ के बारे में। आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कितना सुंदर वैसे ये दिखने में होता है। पर्पल कलर का इसका फ्लावर होता है। इसको हम लोग कॉमनली इकर्निया क्रासेपस के नाम से जानते हैं। एक प्लांट है और नेटिव इसका अमेजोन बेसिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा और ये बाकी सारी जगह पे एक इन्वेजिव स्पीसीज का काम करती है। हमारे देश में भी एक इन्वेजिव स्पीसीज का काम ही करती है वाटर हियासिंथ और ये अक्सर यहाँ पे ट्रॉपिकल डेजर्ट टू सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट डेजर्ट टू रेन फॉरेस्ट जोन के बीच में यहाँ पे पाई जाती है। अगर वाटर हियासिंथ को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो यहाँ पे लेक्स और पॉन्ड्स सबके ऊपर अपना कब्जा जमा लेती हैं और पानी के फ्लो को रोक देती हैं। जब ऊपर तक सारा का सारी चीज़ें को कवर कर लेती है तो जो सनलाइट है वो नीचे तक नहीं जा पाती और जब सनलाइट नीचे तक नहीं जा पाती तो यहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके ऊपर खतरा मंडराने लगता है और यहाँ पे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी डिप्लीट हो जाता है। साथ ही जहाँ पे वाटर हियासिंथ होते हैं वहाँ पे मॉस्किटोज के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मॉस्किटोज के चांसेस बढ़ेंगे तो यहाँ पे डिजीज होने के चांसेस भी हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। वाटर हियासिंथ के कुछ अगर हम लोग पॉजिटिव से देखें तो वो ये है एक वेरी गुड फूड सोर्स के रूप में भी इसे देखा जा सकता है फॉर गोल्ड फिश और पानी को कहीं ना कहीं साफ रखते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये एक प्लांट है। तो इस तरीके की पॉजिटिव भी हो सकती है। जो सबसे एंड में ग्रीन कलर में पॉइंट लिखा हुआ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं हमारे देश में क्योंकि बंगाल के अंदर ये जो इन्वेसिव स्पीसीज है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है वाटर बॉडीज़ को। बहुत सारी यहाँ पे फिशेज मरती हुई हमें नज़र आ रही हैं। जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है और फिश एक सप्लीमेंट फूड है यहाँ पे बंगाल के अंदर। इस वजह से भी स्कार्सिटी भी हो गई है इकॉर्निया या वाटर हियासिंथ की वजह से। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे खबर आई है वेस्ट बंगाल से। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे ट्राइबल लोग मर गए थे और उसका कारण यहाँ पे बताया जा रहा था फूड स्कार्सिटी। पर वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस चीज़ को नकार दिया था, मना कर दिया था कि फूड स्कार्सिटी का ट्राइबल लोगों की डेथ से कोई भी लेना देना नहीं है।
यहाँ पे आज एक स्टडी के बारे में जिक्र हो रहा है जिसका टाइटल है एन इंक्वायरी इनटू द वर्ल्ड ऑफ द आदिवासीज ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के जो आदिवासीज हैं उनकी दुनिया के अंदर यहाँ पे इंक्वायरी करना, और इसने इस चीज़ को यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ट्राइबल्स ऑफ वेस्ट बंगाल बैटलिंग फूड स्कार्सिटी, फूड स्कार्सिटी से वो लोग लड़ रहे हैं। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो लोग हैं, जो यहाँ पे आदिवासी लोग हैं, उनको यहाँ पे खाने की समस्या बहुत ज़्यादा है। इस सर्वे को कंडक्ट किया 1000 ट्राइबल हाउस होल्ड के अंदर, उनकी लिविंग कंडीशन, उनकी हेल्थ कंडीशन, फूड, एजुकेशन, बाकी सारी चीज़ों को भी यहाँ पे देखा गया। वेस्ट बंगाल के अंदर 5 मिलियन ट्राइब्स हैं, जो कि हमारे देश की जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो कि 100 मिलियन के आसपास है उसका 6% है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेट की वेस्ट बंगाल की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत ही पीछे है ह्यूमन डेवलपमेंट वाले यहाँ पे इंडेक्स के अंदर। और यहाँ पे नियरली 1/3 ऑफ द सर्वेज हाउस होल्ड जो थे, 31% जो यहाँ पे लोग थे 1000 में से, वो यहाँ पे फूड स्कार्सिटी से सफ़र कर रहे थे अलग अलग डिग्री के पिछले साल 2018 के अंदर। यहाँ पे नीचे की फाइंडिंग्स भी लिखी हुई हैं जिसके अंदर परसेंटेज वाइज चीज़ें बताई हुई हैं। बताया गया है कि 66.6% जो आदिवासी हाउस होल्ड थे उनके पास सही मात्रा में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। फिर बताया गया 61% जो आदिवासी पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट सीख वो लोग करते हैं यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिशनर से। 8% जो यहाँ पे बच्चे हैं उन लोगों को उनको 1 किलोमीटर से भी दूर चलना पड़ता है यहाँ पे अपनी प्राइमरी स्कूलिंग से। आप समझो कि प्राइमरी स्कूलिंग में कितने छोटे बच्चे होते हैं और उनको 1-1 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। यहाँ पे 14% जो पॉपुलेशन थी वो अवेयर थी कि उनके राइट्स क्या है अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006। यहाँ पे 12% जो सर्वेड हाउस होल्ड थे वो यहाँ पे खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे दिन में 2 बार। ओके 50% जो स्टूडेंट्स थे जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर थे वो प्राइवेट ट्यूशन ले रहे थे। और 53% जो पॉपुलेशन थी वो इन्वॉल्व थी इनकम जनरेटिंग वर्क के अंदर, और यहाँ पे बच्चे भी इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व थे। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ यहाँ पे आई है इंडियन रेलवे से। कभी मैंने आपके साथ एक और इंडियन रेलवे की न्यूज़ डिस्कशन ली थी जहाँ रेलवे ने बोला था कि अगर आपको बिल नहीं मिलता है रेलवे के अंदर आपके खाने का, आपके फूड के ऑर्डर का, तो आप लोगों के लिए जो खाना है वो मुफ्त हो जाएगा। अब जो रेलवे है वो और भी कुछ एडवांस चीज़ें लेकर आ रही है। रेलवे ने यहाँ पे एक नया सिक्योरिटी प्लान क्रिएट किया है रेलवे स्टेशंस के लिए। जिस तरीके से यहाँ पे एयरपोर्ट्स के अंदर अच्छा खासा सिक्योरिटी चेक होता है, आपको 2-2 घंटे पहले जाना पड़ता है, उसी तरीके से अब आपको रेलवे स्टेशन के ऊपर भी 15-20 मिनट पहले ही जाना होगा। तो यहाँ पे जो स्टेशंस हैं उनको सील करने की कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी चेक्स के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी प्लान को हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ प्रिपेयर किया गया इलाहाबाद के अंदर। तो ये जो प्लान है ये अभी ही कारगर आ गया है क्योंकि इलाहाबाद में होने वाला है कुंभ मेला। इसके साथ साथ हुब्बाली रेलवे स्टेशन कर्नाटका के अंदर भी इसको हम लोग अभी काम करता हुआ देख पाएंगे। और ब्लूप्रिंट ये है कि 202 और स्टेशंस को रेडी कर लिया जाएगा इस नए सिक्योरिटी प्लान के साथ साथ। यहाँ पे और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर नज़र रखनी है, जैसे एक परमानेंट बाउंड्री वॉल भी यहाँ पे बनाई जाएगी, अलग अलग यहाँ पे चेक्स बनाए जाएंगे और रैंडमली चेक किया जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज़ से एयरपोर्ट में 2-2 घंटे पहले जा सकते हो, तो यहाँ पे रेलवे के डिपार्चर से पहले 15-20 मिनट पहले तो जाना बनता ही है अपनी देश की सिक्योरिटी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 7 पे ये खबर आई है। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पाबुक नाम का साइक्लोन हमारे अंडमान एंड निकोबार जो वाला आर्चिपेलाग है उसके ऊपर अटैक करने वाला है, जिसका ओरिजिनेशन यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंदर हुआ था। कल मैंने आपके साथ न्यूज़ मिली थी कि यहाँ पे येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया था अंडमान एंड निकोबार के अंदर, और अब यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के अंदर इशू कर दिया गया है ऑरेंज अलर्ट। ये अलग अलग टाइप के अलर्ट्स क्या होते हैं, देखो वैसे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ब्लू अलर्ट भी होता है, एक येलो अलर्ट होता है, ऑरेंज अलर्ट होता है, रेड अलर्ट होता है और एक वाइट अलर्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑल क्लियर, कोई भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे उन अलर्ट के बारे में डिस्कशन लेंगे और जल्दी से न्यूज़ भी देख लेते हैं। तो सेंटर ने नोटिस कर दिया है यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर, क्योंकि जो साइक्लोन स्टॉर्म है पाबुक वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
बेसिकली जो ऑरेंज अलर्ट का मेन मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो जो चांसेस हैं यहाँ पे साइक्लोन आने के या एक्सट्रीम वेदर आने के वो बढ़ गए हैं, और यहाँ पे जो रोड और जो एयर ट्रैवल है वो यहाँ पे डिस्टरप्ट हो सकती है, रुक सकती है, और ज़िंदगी और यहाँ पे प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है, थ्रेटन में आ सकती है। और भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मान लो कि अगर येलो जब दिया गया तो उसके मतलब आता है कि साइक्लोन इज एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द लोकल एरिया विद इन दी 48 आवर्स। बेसिकली ऑरेंज अलर्ट का ये मतलब होता है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे साइक्लोन का जो वो अटैक है वो हो सकता है। और जो रेड अलर्ट है उसका मतलब होता है कि जल्द से जल्द जो रेजिडेंट्स हैं वो अपना शेल्टर सीक कर लें, मदद ले लें किसी भी यहाँ पे फोर्स की, और यहाँ पे अपने आप को सेव करें क्योंकि साइक्लोन बिल्कुल ही आने वाला है। ओके, इसके अलावा एक ब्लू अलर्ट भी होता है जिसका मतलब होता है कि कोई भी इमीडिएट यहाँ पे थ्रेट नहीं है आगे आने वाले 5 दिन के अंदर अंदर। तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर कोडिंग्स होती हैं जिनको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे आपको खबर मिलती है पैनल टू गो इनटू कोटा फॉर असमीज। तो असम के जो लोग हैं उनको कोटा मिलेगा या नहीं, उनको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा, उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, जिस कमेटी को यहाँ पे हेड कर रहे हैं फॉर्मर आईएएस ऑफिसर एमपी बेज बरुआ। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो असम के लोग हैं वो पहले ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिटीजनशिप बिल 2016 के खिलाफ। ये वो बिल है जिसके अंदर बात की गई है कि जो 6 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, जो कि हैं हमारे हिंदूज, जैन, सिख्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जो कि बिलोंग करते हैं 3 देशों से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से, उन लोगों को यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी अगर वो लोग 2014 से पहले इंडिया के अंदर आ गए थे। अब असम के लोग कह रहे हैं कि अगर उन लोगों को यहाँ पे सिटीजनशिप दी जाएगी तो जो असम के जो इंडिजीनियस लोग हैं उनके ऊपर खतरा होगा, उनकी इंडिजीनियसनेस के ऊपर खतरा होगा, ट्रेडिशन के ऊपर खतरा होगा, कल्चर के ऊपर खतरा होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग सामने रख रहे हैं। इसी के रिस्पेक्ट में भी आप इस वाली न्यूज़ को देख सकते हो। और वैसे भी यहाँ पे असम के लोग डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे हमें कुछ रिजर्वेशन मिले असम की असेंबली के अंदर, और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके अंदर भी हम लोगों को कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे इस हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया है जो कि देखेगी कि जो एक्शंस 1985 से यहाँ पे लिए गए थे कि जो क्लॉज नंबर 6 है असम अकॉर्ड का, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। मैं राइट हैंड साइड वाले ग्रे वाले पोर्शन पे हूँ। अभी ये असलियत में अकॉर्ड है क्या? बेसिकली ये अकॉर्ड 1985 के अंदर साइन आउट किया था, एंड इट वाज सेट March 24, 1971 as the cut-off date for migrants entering into the state। यहाँ पे आप याद करो जो हम लोगों ने एनआरसी के बारे में पढ़ा था, नेशनल लिस्ट ऑफ सिटीजन्स के बारे में पता था, उसमें भी मार्च 24, 1971 ही इलेक्टोरल वाली डेट थी। तो यहाँ पे क्लॉज नंबर 6 कहता क्या है? क्लॉज नंबर 6 कहता है इट सेज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स एज मे बी अप्रोप्रिएट शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ द असमीज पीपल। यहाँ पे जितना भी फोर्स होगा उसको सामने लाया जाएगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, लेजिस्लेटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जिससे जो असम के लोग हैं उनकी कल्चर, हेरिटेज, सोशल, लिंग्विस्टिक, उन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, तो इन सब चीज़ों के ही अंदर यहाँ पे उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है असेंबली के अंदर। असमीज पीपल को यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के वाली है। लोकल बॉडीज़ के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर कैसे उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड होगी, इसके लिए इस कमेटी का यहाँ पे गठन किया गया है। इस कमेटी के बारे में बात हो रही है, लास्ट वाले पॉइंट पे हूँ मैं। द कमेटी ऑल्सो सजेस्ट कि यहाँ पे जितने भी सारे नेसेसरी यहाँ पे प्रोसीजर्स होंगे उसके भी यहाँ सजेशन लेगी कि किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं असम के लोगों को। और यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे सबमिट करनी है यहाँ पे एमपी बेज बरुआ जी की हाई लेवल कमेटी को। इसी के साथ आपके सामने एक और न्यूज़ आ रही है, वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रूल्स के बारे में है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रूल्स को यहाँ पे सरकार ने थोड़ा सा हल्का कर दिया है। सरकार ने उन रूल्स को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, और सरकार का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इन द रेंज ऑफ डिफेंस और एरोस्पेस इक्विपमेंट, और जो बाकी सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री बनाती है, उनको हम लोग लेकर आ जाएं लाइसेंस अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर। तो डिप के अंदर लेकर आने की उन्हें बात हो रही है। यहाँ पे बात की गई कि 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर देंगे। जो लोग डिफेंस एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, जो कि वॉरशिप्स ऑफ ऑल काइंड बना रहे हैं, या जो अलाइड आइटम्स बना रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स के। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहने वाला है कि इसके अंदर वॉरशिप ऑफ ऑल काइंड, सरफेस और सब सरफेस को भी इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है।
है। तो यहाँ पे जो जो सारे के सारे जो वेंडर्स हैं वो खुश हो जाएंगे अगर डिप के अंदर वो लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा ये जो ईज किए गए हैं रूल वो मिलने वाला है फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, क्योंकि वो जो फॉरेन जो लोग हैं वो तो यहाँ पे जब ये लोग डिप के अंडर आ जाएंगे और जो रूल्स हैं वो ईज हो रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को होने वाला है, क्योंकि हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर के साथ टाई अप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसी चीज़ के अंदर एक एम्बिशियस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल भी डेवलप किया था अंडर द डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर, जिसके अंदर 4 स्पेसिफिक एरियाज को कवर किया गया था। ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस करी हुई है। तो 4 स्पेसिफिक एरिया कौन से हैं ये आपके लिए सवाल है। मेन मकसद ये है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यहाँ पे उनको बढ़ावा दे सकें। बट यहाँ पे तो फाइनलाइजेशन ऑफ जो प्रोजेक्ट है इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाले मॉडल के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्लो रही है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 11 पे ही आपको 2 न्यूज़ मिलती हैं। दोनों ही न्यूज़ यहाँ पे वेकेंट पोस्ट के बारे में है कि जो यहाँ पे पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिक्र हो रहा है। पहली है यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और दूसरी है हमारी CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन दोनों के बारे में पॉलिटी के पर्सपेक्ट से जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैक टू बैक कवर करेंगे कैट को और CBI को, दोनों चीज़ें आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले कैट के बारे में पार्ट नंबर 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ट्राइब्यूनल्स के बारे में। यहाँ पे जो प्रोविजन है उनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, और जो आर्टिकल नंबर 323A और 323B है वो प्रोवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में और ट्राइब्यूनल्स के बारे में और उनसे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनके बारे में। यहाँ पे हमको जिक्र करना पड़ेगा आर्टिकल 323A के बारे में। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को ये एम्पावर किया गया है कि वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिससे जो डिस्प्यूट्स होते हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड होते हुए, कंडीशन ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड करते हुए, जो कि पब्लिक सर्विस या किसी भी पोस्ट से यहाँ पे रिलेट करती हैं, चाहे वो स्टेट के अफेयर्स हों या यूनियन के अफेयर्स हों, क्योंकि उन सब चीज़ों को यहाँ पे सरकार को कंट्रोल करना है, सरकार उन्हें ऑपरेट करती है। तो इस वजह से उनको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाने का अधिकार आर्टिकल 323A के अंदर दिया गया है। पार्लियामेंट ने 1985 के अंदर इनैक्ट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट, जिसके अंदर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज किया गया था कि वो एस्टैब्लिश कर दे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और बाकी सारी स्टेट्स के अंदर भी एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया जाए। तो यहाँ पे कुछ डिटेल और ले लेते हैं कैट के बारे में, सवाल इसी पर्टिकुलर पेज से ही बनते हैं। तो यहाँ पे जो कैट है उसकी प्रिंसिपल बेंच है दिल्ली में लोकेटेड, उसके साथ साथ 17 रेगुलर बेंचेस हैं और 4 सर्किट बेंचेस भी हैं। मेन जो जुरिस्डिक्शन है वो किन किन लोगों के ऊपर होती है, जो भी यहाँ पे मेंबर हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के। यहाँ पे कोई अगर पर्सन है जिनको अपॉइंट किया गया है किसी भी सिविल सर्विस के अंदर, चाहे वो यूनियन के अंदर हो या किसी सिविल पोस्ट के अंदर, वो अगर यूनियन के अंदर होती है, यहाँ पे कोई सिविलियन अपॉइंट हुए हैं टू एनी डिफेंस सर्विसेज या कोई पोस्ट जो कि डिफेंस से रिलेट करती है। जो कैट की जुरिस्डिक्शन जिन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होती वो होते हैं जो मेंबर्स होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, ऑफिसर्स होते हैं, स्टाफ होता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, या जो सेक्रेटेरिएट स्टाफ होता है पार्लियामेंट का, उनके ऊपर जो कैट की जुरिस्डिक्शन है वो वर्क नहीं करती। अब सबसे लास्ट पॉइंट है, कैट के अंदर कौन कौन लोग होते हैं। कैट के अंदर एक चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं और भी मेंबर्स होते हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो यहाँ पे जो मेंबरशिप होती है कैट की वो और भी मेंबर्स के द्वारा फिल की जा सकती है, जो कि जुडिशियल भी हो सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से भी रिलेट कर सकते हैं। जो टर्म ऑफ सर्विस होता है वो यहाँ पे 5 साल का होता है या 65 ईयर्स का हो सकता है चेयरमैन का, और वाइस चेयरमैन का 62 ईयर्स का होता है, और जो भी यहाँ पे पहले हो 62 ईयर्स या 5 ईयर्स। तो यहाँ पे जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन या कोई भी मेंबर है, अगर उन्हें रिजाइन करना है तो उन्हें यहाँ पर प्रेसिडेंट को लिखना पड़ता है, लिखित में देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल ले ली कैट के बारे में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में। अब जो अगली डिटेल हम लोग लेने वाले हैं वो है CBI के बारे में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। और न्यूज़ की हेडलाइन है अंडर स्टाफ्ड CBI कंसर्न सेज पैनल। CBI के अंदर जो अंडर स्टाफिंग है, जो स्टाफ की कमी है, वो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोग हैं नहीं। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है CBI के बारे में पॉलिटी से रिलेटेड डिटेल जानना। तो CBI का जो ओरिजिनेशन है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के एक्ट वाले के अंदर है, और यहाँ पे 1941 के अंदर ये एक्ट आया था। और जो करप्शन के जो केसेस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, उसको डील करने के लिए यहाँ पे CBI को एस्टैब्लिश किया गया था।
फिर यहाँ पे एक संथानम कमेटी बनाई गई थी, संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जिसने यहाँ पे रिकमेंडेशन दी कि सीबीआई का गठन होना चाहिए। और फिर सीबीआई को स्टैब्लिश किया गया बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो होम अफेयर्स के रिजोल्यूशन की वजह से ये सामने आई थी। इस वजह से ना ही ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। पहले ये आती थी अंडर दी होम मिनिस्ट्री, बट अब आप देखोगे इसको ट्रांसफर कर दिया गया है टू दी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ओके, और उसी के अटैच्ड ऑफिस के रूप में यहाँ पे स्टेटस एंजॉय करती है। तो यहाँ पे ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि ये जो अपनी पावर है सिर्फ उन्हें ही ड्राइव करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है। अब सीबीआई को कौन हेड करता है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। सीबीआई इज हेडेड बाय अ डायरेक्टर। इसके साथ साथ डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर्स, और यहाँ पे एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर, डिप्यूटी इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह की एक पुलिस फोर्स भी होती है। यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के, उनको 2 साल का यहाँ पे टेन्योर दिया हुआ है सीबीसी एक्ट 2003 के अंदर, जिसको हम लोग विनीत नारायण केस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो सीबीसी है उसके पास ये काम है, वो मैकेनिज्म है कि वो सेलेक्ट करते हैं डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई और बाकी सारे ऑफिसेज ऑफ द रैंक ऑफ एसपी, और यहाँ पे जो एसपी से ऊपर की जो रैंक्स होती हैं सीबीआई के अंदर, उनको भी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के, उनको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और उनको यहाँ पे रिकमेंडेशन के लिए भी एक कमेटी की गठन होता है, जिसके अंदर सीवीसी के यहाँ पे जो चेयर कमिश्नर होते हैं वो एज ए चेयरपर्सन के रूप में काम करते हैं, विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं जो कि इंचार्ज हैं ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और यहाँ पे सेक्रेटरी होते हैं जो कि सेक्रेटरी का पद संभालते हैं फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवियंस इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया कैट के बारे में, सीबीआई के बारे में। उम्मीद है आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है जीएसटी कैन बूस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सेज एक्सपर्ट। तो द हिंदू न्यूज़पेपर के ही यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने बजट्स को एनालाइज किया और इस चीज़ को सामने रखा है कि जीएसटी के जो असली बेनिफिट्स हैं वो अभी भी हमारे सामने नहीं आए हैं। जब जीएसटी के असली बेनिफिट्स सामने आ जाएंगे तो टैक्स बेस भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा और टैक्स कलेक्शन भी हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है जिसको सामने रखा गया। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे सारा का सारा डेटा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो ग्राफ में ग्रीन कलर की जो लाइन है वो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की है, और साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉन टैक्स रेवेन्यू किस तरीके से यहाँ पे है, और यहाँ पे पिंक कलर में यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस है, तो उनका भी आप रेशियो देखेंगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पे हमें बेटर होता हुआ डायरेक्ट टैक्स का रेशियो नहीं नजर आया है, बट इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेशियो है वो हमें एक इक्विवेलेंट मैनर में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे बात वही की गई कि जो रियल बेनिफिट है जीएसटी का वो अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आया है। एक बार जब सरकार यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के ऊपर जितने भी रिफॉर्म्स हैं उनको पूरा कर लेगी तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा ग्रोथ नजर आएगी। यहाँ पे जो अलग अलग एनालिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग बातें की थी। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में जो टैक्स एनालिस्ट है उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्स रेट्स। सरकार इस रिस्क को नहीं ले सकती है कि सरकार यहाँ पे जो टैक्स के जो रेट्स हैं उन्हें बढ़ा दे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स के हों या इनडायरेक्ट टैक्स के हों, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे पब्लिक नाराज हो जाती है। अब यहाँ पे सरकार के पास जो एक चारा बचता है वो ये है कि वो अपना टैक्स बेस को बढ़ा दें, नंबर ऑफ पीपल जो यहाँ पे टैक्स भर रहे हैं उनको बढ़ा दें, और जो टैक्स इवेट करते हैं लोग उनको यहाँ पे कम कर दिया जाए, जिसकी कोशिश यहाँ पे सरकार भरपूर करती हुई हमें नजर आ रही है। अगर हम इसके बारे में और आगे बात करें तो जो सरकार है वो बेसिकली यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान दे रही है कि बैंकिंग सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे बढ़े और हम लोग अच्छा खासा जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे अचीव कर सके, जिससे कंजप्शन बढ़े हमारे देश के ना। देखो जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी तो यहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन है, खासकर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, वो भी हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे हेडलाइन है बैंक्स गेट अ ब्रीथर ऑन बैड लोन्स। हमारे सामने अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सामने आई, जिसने इस चीज़ को बताया कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है वो कम हो गया है, जिससे यहाँ पे इन्वेस्टर्स हो गए खुश। कि पिछले 5 साल में जब भी इन्वेस्टर ये सोचते थे कि बैड लोन वाला जो क्राइसिस है वो खत्म हो गया, उसके बाद हम लोगों को एक और बड़ा क्राइसिस देखने को मिलता था। लगातार सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया। एक लंबा चौड़ा ये आर्टिकल था, इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है
उसको यहाँ पे हेडलाइन में लिया गया है, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या थे जो कि बैड लोन से डील करते हैं। तो पहली बार जो बैड लोन का जो यहाँ पे सागा चल रहा था, जो लगातार गाना चले जा रहा था 6 साल से, वो हमें यहाँ पे घटता हुआ नजर आया है। क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन बैंक्स हैं उनके जो प्रपोर्शन है बैड लोन्स के वो हमें कम होते हुए नजर आए हैं एट द एंड ऑफ सितंबर 2018। जो प्रपोर्शन ऑफ बैड लोन्स हैं उनको हम लोग ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रेशियो से यहाँ पे देखते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि कितने ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं और टोटल स्ट्रेस कितने हैं। तो जो यहाँ पे आप देखोगे कंडीशंस, उसमें आपको कंडीशन डिक्रीज होती हुई नजर आएगी सितंबर 2018 के अंदर। इसके साथ साथ बल्क ऑफ बैड लोन्स रिमेन्ड कंसंट्रेटेड विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ज़्यादातर जो यहाँ पे बैड लोन्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास है, जो कि यहाँ पे 14.8% के आसपास जीएनपीए रेशियो है। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका सिर्फ 3.8% ही जीएनपीए रेशियो है। तो यहाँ पे और 3 पॉइंट आपके स्क्रीन पर। तो देखो जीएनपीए की जो घटने की न्यूज़ है वो अच्छी खबर है, पर इससे भी अच्छी खबर है जो रिस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस हैं उनका जो प्रोपोर्शन था बैंक की किताबों के अंदर जो बड़ा हुआ था वो हमें गिर गया है, अब 0.5% हो गया है बाय सितंबर 2018। साथ ही यहाँ पे रिकॉग्निजेशन ऑफ द एनपीएस एक बड़ी समस्या है, शायद अब बैंक्स अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। अब मेन चीज़ ये है कि जो डिमांड है डिस्ट्रक्चर्ड पब्लिक सेक्टर बैंक की, जो चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा कैपिटल मिले, पैसा मिले, सरकार उसके ऊपर काम कर रही है, आरबीआई भी काम कर रही है, पर उसका कहीं ना कहीं भुगतान तो टैक्स पेयर्स को ही भुगतना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 14 पे ही आपको एक और खबर मिलती है, कैन ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज टाइट लिक्विडिटी कंडीशन। क्या जो आरबीआई बात कर रहा है कि हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन वाले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जो टाइट मार्केट ऑपरेशन है उन्हें डील करने के लिए, क्या वो कामयाब होगा? देखो अभी मॉनेटरी पॉलिसी के हमारे सामने एक स्टेटमेंट आई थी जिसने इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट किया कि मार्केट में इस समय लिक्विडिटी क्रंच है। लिक्विडिटी क्रंच का मतलब है कि पैसा ज़्यादा नहीं है। अब पैसा ज़्यादा नहीं है तो पैसा आरबीआई को पहुँचाना पड़ेगा लिक्विडिटी को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, और इसके लिए आरबीआई ने बोला कि हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन वाले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, पैसों का आना जाना यहाँ पे मेंटेन करने के लिए कि कितना पैसा है यहाँ पे मार्केट में, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या तो बेच देता है या परचेज कर लेता है। अब करेंटली मार्केट की जो सिचुएशन है वो लिक्विडिटी क्रंच की है, मार्केट में पैसा ज़्यादा नहीं है, तो आरबीआई इस कंडीशन में मार्केट में पैसा डालने के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे खरीद लेगा और उनके बदले पैसे दे देगा। अगर इसकी मान लो उल्टी कंडीशन होती तो क्या करता है आरबीआई उल्टी कंडीशन में यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देता है और उसके बदले पैसे ले लेता है, जिससे जो लिक्विडिटी है उसको यहाँ पे थोड़ा सा कम किया जा सके। उससे रिलेटेड यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा आर्टिकल था, मैंने उसको 2 सवालों में डिवाइड कर दिया है, न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझो कि लिक्विडिटी क्रंच क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुनना। लिक्विडिटी क्रंच का ये मतलब होता है कि जब मार्केट के अंदर यहाँ पे जो पैसा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जो पैसों की जो डिमांड होती है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, हाई डिमांड होती है, पर जो सप्लाई होती है पैसों की वो बहुत ज़्यादा कम होती है। उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं। अब यहाँ पे जो लिक्विडिटी डेफिसिट है उसके बढ़ने के क्या कारण हैं, यहाँ पे 3 कारण बताए गए हैं, 1 2 3 पॉइंट। पहला कारण ये है कि बैंक्स का जो क्रेडिट है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ नजर आया हमें पिछले कुछ महीनों में। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे जो हमारी करेंसी इन सर्कुलेशन है वो बढ़ गई है। और तीसरा यहाँ पे पॉइंट है कि आरबीआई हैड टू ड्रॉ डाउन इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन एक्सेस ऑफ $32 बिलियन सिंस द स्टार्ट ऑफ करेंट फिस्कल ईयर टू स्मूथ द एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। तो जो एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई को ड्रॉ डाउन करना पड़ा अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इन एक्सेस ऑफ $32 बिलियन। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी है वो इन एक्सेस हो गई ऑफ 2 लाख करोड़ रुपीस हैज बीन सक्ड आउट ऑफ द सिस्टम, और इस वजह से यहाँ पे जो डेफिसिट है वो हमें होता हुआ नजर आया है। अगली स्क्रीन पे आपके आ रहा है कि यहाँ पे असली में सॉल्यूशन क्या है, क्या क्या हमारे सामने चीज़ें हैं। देखो आरबीआई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे लिक्विडिटी को हम लोग डालें, ज़्यादा पैसा डालें मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशंस की मदद से। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सवाल का जो आंसर ये है कि इसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइसिस हम लोगों ने 2015 और 2016 के आखिरी 2 क्वार्टर में देखने को मिले थे, जिसके अंदर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल किया था। इसके साथ साथ जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है और जो पॉलिसी रेट है उनको भी यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे कम कर दिया गया था। 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25% से यहाँ पे कम कर दिया गया था। और करंट सिनेरियो में देखें
आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन का तो इस्तेमाल किया है, पर यहाँ पे क्या आरबीआई एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे कितना इफेक्ट डालेगी? यहाँ पे बताया गया है कि अक्यूमुलेटिव रिडक्शन ऑफ सीआरआर, और अगर हम एसएलआर में करते हैं बाय 1%, वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 लाख करोड़ जो बैंक के पास पैसे हैं जो कि यहाँ पे सीआर एसएलआर के अंदर डिपॉजिट होते हैं उनको फ्री कर देगा और वो उन्हें मार्केट में लगा पाएंगे। तो इस वजह से जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती हुई हम लोगों को नजर आएगी। तो आज की जो न्यूज़पेपर था उसमें इतनी ही खबरें थी, थोड़ी सी शायद लंबी बनी है यहाँ पे वीडियो। उम्मीद है आपको जितनी भी चीज़ें मैं पहुँचाना चाहता था, आपको समझाना चाहता था, वो सब चीज़ें आप तक पहुँच गई होंगी। कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। एंड जाते जाते डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और कोई भी मन में आपके सवाल हो बेसिक से रिलेट करते हुए जो आज हम लोगों ने कवर किया या न्यूज़ से रिलेट करते हुए, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ना। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पे भी मैं मिलूँ वहाँ पर जाके मुझे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, या अगर आपके पास अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझसे सवाल पूछ सकते हो। आज की वीडियो को एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।